हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास में। जैसा कि हम लोग का इतिहास चल रहा था, इतिहास में हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी से पहले जितने भी बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव, वो सारे हम लोग अच्छे से कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलते हैं, आपको मौर्य साम्राज्य घुमाते हैं और मौर्य साम्राज्य से जितने भी शासक से एमसीक्यू बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे वो हमारा घटना चक्र से हो या लूसेंट से हो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाकर रख दिया। और आप देखोगे भी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मौर्य साम्राज्य घूम लेते हैं थोड़ा, और देखते हैं कि आप मौर्य साम्राज्य कितने अच्छे से घूम कर रखे हैं। अब मौर्य साम्राज्य में आपको घुमा रहा हूँ, तो अच्छे से घूमना और देखना कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। इतना मत घूम जाना कि क्वेश्चन को गलती गलती करने लगना, ठीक है। अच्छे से कलेक्ट करना क्वेश्चन को और कोशिश करना आंसर सही सही लगाने का। तो ये है पहला व्यक्ति मौर्य डायनेस्टी का। ये मौर्य डायनेस्टी का नहीं है, ये नंद डायनेस्टी का है। धनानंद चाणक्य को अपनी भरी सभा से अपमानित करके बाहर कर देता है और चाणक्य कसम खाते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का नाश ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और अपनी चुटिया खुली रखूंगा, है ना। तो ये नंद वंश के हैं और इन्हीं के कारण मौर्य गद्दी पर बैठते हैं, है ना। इनकी एक पुस्तक भी है, तो जरा फटाफट कमेंट करना तो चाणक्य का पुस्तक का क्या नाम है। हम बात करते हैं चाणक्य के बचपन का नाम। तो देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट आपसे पूछा है चाणक्य का नाम क्या था, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। तो चाहे तो नाम पूछे, चाहे तो बचपन का नाम पूछे, एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। चाणक्य का एक और नाम है जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बचपन का नाम पूछे तो विष्णुगुप्त, और अगर ऑप्शन में कौटिल्य नहीं रहे तब हम लगाएंगे विष्णुगुप्त, है ना। और मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, भूलना मत, चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसके बारे में अपने कमेंट में आंसर करना। तो ये आंसर तो लगा ही लिए होंगे, इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। तो वो कौन सा ऐसा पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था प्रिंस, उससे की गई है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्नि मित्र। पता है कालिदास 7 पुस्तकें लिखे थे और सातों में इन्होंने प्रेम कहानी के बारे में ही बात किया था। यहाँ पे मालविकाग्नि मित्र है, यहाँ मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में बात की है। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा है वात्स्यायन का कामसूत्र, और चौथा है त्रिबुल्लूर का त्रिकुरल। ये सारे पुस्तक का नाम आप याद रखना, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। आंसर लगा लिए होंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य मतलब कौन, वही है चाणक्य चचा, है ना। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य को एस्टेब्लिश करवाया था और मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया, है ना। इन्हीं का योगदान रहा है, ठीक है। गुरु थे मौर्य के और इन्हीं को मौर्य अपने मंत्री बनाते हैं। वह शासक कौन है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के पहले अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। पैसा ऐसा चीज है ना सर, किसी की भी हत्या करने पर मजबूर कर देता है ना। साम्राज्य, पैसा, लालच, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, इससे थोड़ा बाहर निकलना है। नहीं, गलत है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, पैसा कमाना है, ठीक है। देखो ये 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। सुसीम किसका भाई था, अशोक का भाई था, सौतेला भाई था, ठीक है। और सुसीम और अशोक काफी अच्छे मित्र थे, मतलब भाई तो थे, दोस्त भी थे। और अशोक ही अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर देता है। अशोक तो अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाई की हत्या करके मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। तो जरा 2 बातें हम आपसे पूछ रहे हैं, दोनों बातों का आंसर देना। पहला, अशोक गद्दी पर कब बैठता है, पहला क्वेश्चन ये है। और अशोक का राज्य अभिषेक कब होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, गद्दी पर अशोक बैठेंगे 273 बीसी में। आप बता देना कि अशोक कलिंग का युद्ध कब, सॉरी, राज अभिषेक कब होगा। चलो कलिंग के युद्ध के बारे में बात आ ही गया है, तो वो ही बता दो कि कलिंग का युद्ध अशोक कब किया था, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया।
तो अशोक की ढेर सारी पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी थी कौन? क्या आंसर होगा? आंसर होगा कारुबाकी। और ये जो पत्नी है, इनके पुत्र थे जिनका नाम था तीवर। ठीक है, तो अशोक की ये ऐसी पत्नी थी जो अशोक के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाली थी। तो आंसर होगा कारुबाकी। अच्छा, वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं ये भी देख लेना, और मैं आशा कर रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन सही हो रहा होगा। और अगर नहीं हो रहा होगा ना, तो मौर्य साम्राज्य का वीडियो जो मेरा प्रीवियस लिस्ट में पड़ा है उसको खोलो, पहले बढ़िया से देख लो, इसके बाद यहाँ पे आना, फिर सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्रकृति का प्रयोग किया था? अशोक अशोक किस लिपि का इस्तेमाल किया था? तो अशोक इस्तेमाल करते हैं अर्ध मगधी भाषा का। पता है, हम लोग मगध साम्राज्य में रहते थे, यानी बिहार मगध साम्राज्य का क्षेत्र था। मगध साम्राज्य में 3 वंश था, है ना, मगध, वज्जी और अंग। और मगध क्षेत्र में मगधी भाषा बोली जाती थी। यही अर्ध मगधी का इस्तेमाल करता है अशोक। आगे चलते हैं। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार कौन है? हाँ, अशोक के पिताजी हैं। और बिंदुसार अशोक और सुसीम को भेजते हैं कहाँ? तक्षशिला। किस लिए? विद्रोह को दबाने के लिए। तो तक्षशिला होगा। तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई होती है ना। और तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो सारे हैं उज्जैन और वैशाली, वैशाली तो वज्जी की राजधानी है, और उज्जैन की राजधानी, सॉरी हाँ, उज्जैन किसकी राजधानी है? तो अवंती की राजधानी है ना। अच्छा, उज्जैन किस नदी के किनारे है? कमेंट में आंसर दो, ऐसे नहीं बोल दिए, जरूर फटाफट कमेंट में मेंशन करो आंसर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देख लो कहाँ कहाँ पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया है और एसएससी में भी। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं ये सेट लगा रहा हूँ तो उस एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीके जीके होता है, अच्छे से पढ़ लो और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? अशोक को। प्रियदर्शी मतलब होता था देवताओं का प्रिय। ठीक है, अशोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राज्यवंश कौन है? सबसे पुराना। तो अगर आपको इतिहास पढ़े हो तो सीक्वेंस में जरा सजा दो तो चारों को। आंसर लगा लियो, पता है मौर्य। मौर्य के बाद कौन वंश आता है? तीनों में से कौन वंश आएगा मौर्य के बाद? चलो बताओ, आंसर दो, कौन सा? तो मौर्य के वंश बाद आएंगे शुंग वंश आते हैं, उसके बाद आते हैं कण्व वंश, इसके बाद आएंगे सातवाहन वंश, और उसके बाद आक्रमण करेगा आएगा कुषाण, और उसके बाद आएंगे गुप्ता। तो मौर्य 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर, ये 4। पता है, छोटी छोटी बातों को नोटिस करके चलना और रिटेन करके चलना। एग्जाम इतना आसान नहीं है कि जाओगे बैठोगे निकाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। और अगर जीके जीएस करना है तो चुपचाप से मेरे पास चले आओ, जीके जीएस रीजनिंग मैं सारा करवा दूंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा पढ़ाऊंगा, नहीं, आप दिन भर बैठो, दिन भर पढ़ो। अगर आपको भूख है ना कि मुझे एग्जाम निकालना है, जीके जीएस जानना है और रीजनिंग जानना है, मैथ्स जानना है, आप आओ, मैं तीनों पेपर में आपका हेल्प करूंगा। ठीक है, तो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? अब एक ही बात को देखो बार बार दोहराया जा रहा है ना, और कितने एग्जाम में पूछा गया है। सब जानता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, है ना। मौर्य को मौर्य बनाने का श्रेय चाणक्य को जाता है। आगे चलते हैं। कलिंग के विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया? तो कलिंग का युद्ध का कुछ स्टोरी है। सबसे पहले हमको ये बताओ कि मगध साम्राज्य का कौन सा ऐसा राजा है जिसने कलिंग को मगध में मिला लिया था? तो वो शासक का नाम क्या होगा? महापद्मनंद। महापद्मनंद ये नंद वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने सबसे पहले कलिंग को जीतकर, मगध के राजा हैं। कलिंग को मगध से पहले भी एक वंश था बृहदत्त वंश, और एक राजा थे जरासंग। जरासंग ने कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया था सबसे पहले। इसके बाद आता है मगध में 3 वंश, हर्यक, शिशुनाग और नंद। और नंद वंश का शासक है महापद्मनंद, जिसने कलिंग को जीता था। दूसरा बार जीतता है अशोक। पता नहीं कलिंग नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, सब इसको जीत ले रहा है और मगध में मिला ले रहा है। कारण क्या था?
कलिंग पूर्वी क्षेत्र है भारत का, यानी उड़ीसा का क्षेत्र, और ये खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा था, व्यापार अच्छा था यहाँ, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और नदी के जरिए ना व्यापार काफ़ी अच्छे से होता था, इसलिए लोग चाहते थे कलिंग को अपने क्षेत्र में मिलाना। तो कलिंग युद्ध हुआ है 261 बीसी में, जिसे अशोक ने जीतकर, और इसी युद्ध के बाद अशोक क्या करता है ना, भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष अपना लेता है। इतना बड़ा शासक, कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग को गिरफ्तार किया गया था। इतना ज़्यादा क्रूरता को देखकर अशोक युद्ध की नीति छोड़ देता है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? फिर से आ गया यार चाणक्य के बारे में ना, चाणक्य मदद किया था ना, बड़ा योगदान देता है। तो एक ब्राह्मण है ये, ब्राह्मण नहीं था, सिर्फ एक आम व्यक्ति था ये, लेकिन इसकी रणनीति इतनी अच्छी थी ना कि पूरे भारत, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे क्षेत्र में हमारा फैल जाता है मौर्य डायनेस्टी। आगे चलते हैं। रात का समय है और मच्छर परेशान कर रहा है। नहीं, अब दिन में वीडियो बनाएंगे तो आवाज़ अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मजबूरन रात में बनाना पड़ता है। कस के बोलेंगे नहीं कि आवाज़ गूंजेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो खैर, लेट इट गो, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन है, सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची तो कला का निरूपण बाद में करेगा, पहले ये बता दो सांची किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप, कमेंट में आंसर करो जल्दी फटाफट, ठीक है। ये आंसर होगा बौद्ध। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम अच्छे से पढ़े थे ना, तो जरा पढ़े हो ना, तो जरा क्वेश्चन बता दो कि महात्मा बुद्ध किस नदी के किनारे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यही बता दो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सोच रहे होगे कि नहीं, पूछिए पूछिए क्या पूछ रहे थे। हाँ, तो पूछ ये रहे थे कि महात्मा बुद्ध ने किस नदी के किनारे अपने बाल को मुंडवाया था, सर मुंडवाया था। इसका आंसर कमेंट में करो। चलो चलो अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। इतिहास में सबसे अच्छा अगर किसी का मृत्यु हुआ ना, यही व्यक्ति था। जैन धर्म को अपनाता है, कर्नाटक का श्रवण बेलगोला चला जाता है, वहाँ बस्ती बसाता है अपने नाम का, और जैन धर्म की एक परंपरा है सल्लेखना विधि, जिसके जरिए ये प्राणों को त्याग देंगे, है ना। तो ये थे हमारे, और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। देख लो, मौर्य जो है वो जैन धर्म को मान रहे हैं, जबकि अशोक यानी इनका पोता हुआ ना, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? लो भैया, इलाहाबाद में क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अच्छा चलो बता दो, मौर्य वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में ईस्वी पूर्व में किया गया था? चलो इसका आंसर दो फटाफट। आगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है ना, अगर मौर्य वंश पढ़े होगे तो यहाँ पे तो ध्यान दिए होगे। पन, तोल, कांकणी और दिनार। दिनार कहते थे सोने के सिक्के को, और कांकनी कहा जाता था तांबे के सिक्कों को, और इसका आंसर होगा पण। बिल्कुल सही, पण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश के शासक के बारे में तो जानते ही होंगे, 3, 4, 5 शासक है मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ। और लास्ट शासक कौन थे मौर्य वंश के अंतिम शासक? हम नहीं बताएंगे, कमेंट में आंसर करो। चलो आंसर दो, इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का हर्यक वंश का शासक है, बिंबिसार का पुत्र, जिसे कुनिक के नाम से जाना जाता है। और इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ? हम बता देंगे, राजगीर में हुआ था, ठीक है। लेकिन उसका आंसर हम नहीं बताएंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर आप हमको कमेंट में बताना। आगे, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? दशरथ। दशरथ तो ऑप्शन में है भी नहीं, दशरथ उसका पोता था। आंसर हुआ कुणाल, है ना। कुणाल उसके बाद गद्दी पर बैठा था। कुणाल का जिक्र है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देखो गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? लेखक से तो क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुद्रा राक्षस पूछ दिया गया है, अर्थशास्त्र पूछ दिया जाएगा, इंडिका पूछ दिया जाएगा, है ना। तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त, है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर
राजवंश की स्थापना किया था, यानी पूरे साम्राज्य में शांति स्थापित कर दिया था, वो कौन था? ये थे अशोक। कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय इतना परिवर्तित हुआ कि ये अहिंसा का पालन करने लगे और उपदेश भी देने लगे जा जाके। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा अपनी पुत्री और अपने पुत्र को श्रीलंका तक भेज दिए। श्रीलंका को उस समय सिलोन कहा जाता था, ये बात भी आप याद रखना। आगे, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? तो अशोक के शिलालेख थे, लघु स्तंभ थे, लघु लेख थे, शिलालेख थे, है ना। ये पाटलिपुत्र ऐसा जगह है जहां से एक भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। राजप्रसाद मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का 80 खंभों वाला, जिसका छत और फर्श लकड़ी का बना हुआ था, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे ना मौर्य कला, बीपीएससी में कला पढ़ना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देता है कि राजप्रसाद का वर्णन कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का, जो पटना से मिला है, पटना के कुम्हरार से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक पहले थे कौन? चाणक्य थे, ऑब्वियस सी बात है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ है, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन हुआ है, और मौर्य गद्दी पर बैठेंगे 322 बीसी में, और ये 298 बीसी तक गद्दी पर रहेंगे, है ना। आगे चलते हैं। मौर्य काल की शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल है, हड़बड़ी में आंसर मत मारना, गलत हो जाएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना था, गुप्ता डायनेस्टी के समय, और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय का था पता भी नहीं है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आंसर आपका तो सही होता जा रहा होगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट में बताते जाना, और देख लेना कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हल्के में मत लेना। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका, और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य और पाटलिपुत्र के बारे में जिक्र किया है, और यही पुस्तक में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन थे? वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पुस्तक में मौर्य के बारे में बताया है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। आंसर होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सर्च करो और बताओ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो अभी अभी हम बात किए थे, इसका आंसर हम नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बोले थे ना कि फलाना आदमी ने फलाना पुस्तक में पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है। बता दें आंसर? चलो बता देते हैं, इंडिका होगा ना। हाँ पता है, आप लगा लिए थे पहले, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? अब ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताना कौन सी भाषा थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो आप संस्कृत और हिंदी तो हटा दिए होंगे, एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, चलो बढ़िया है। आंसर होगा प्राकृत। अच्छा, प्राकृत में जैन धर्म अपना प्रसार किया है ना, और पाली भाषा में बौद्ध धर्म अपना प्रचार प्रसार किया है। हाँ, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पे विजय प्राप्त करने का श्रेय किसे जाएगा? अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त होगा। दक्कन के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। आगे, मेगास्थनीज के ने भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? तो आंसर इसका होगा क्या? 7। मेगास्थनीज भी 7 भाग में बांटा है, और कौटिल्य भी कौटिल्य भी, चाणक्य भी 7 ही भाग में बांटा है। सेना, अमात्य, मित्र, कोष, दुर्ग, ये सारे क्षेत्र में बांटा था वो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पे बात करता है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक पहलू? तो अर्थशास्त्र में राजनीतिक बातें मेंशन की गई है, तो आंसर होगा राजनीतिक पहलू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आराम से टाइम लेना, आराम से आंसर देना, गलत मत करना,
क्या आंसर होगा? आंसर होगा श्रीलंका। कलिंग को तो जीता था, मगध में तो वो शासन ही कर रहा था, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर ही लिया था, तक्षशिला इसी के कब्जे में था। श्रीलंका को सेलोन कहते थे, और श्रीलंका भी इसका कब्जा नहीं था, बल्कि श्रीलंका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजता है। तो आंसर होगा सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? अब देखो यार, अगर ऑप्शन से देखोगे तो ठीक है, क्वेश्चन अगर देखोगे तो गलत है, क्योंकि हर्यक वंश के शासक उदयन करता है ना, अपनी राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को, ठीक है। लेकिन आंसर के हिसाब से बताओ क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कोई ये बता सकते हो कि पाटलिपुत्र मगध की कौन सी राजधानी थी? 1 नंबर की, 2 नंबर की या 3 नंबर की? पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? बिल्कुल सही, लकड़ी का। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। और जल्दी से पढ़ो और एग्जाम निकालो, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रुप डी का फॉर्म आ गया, भर लेना और लग जाना। सिलेबस पहले देख लेना, मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन अच्छे से किया हूँ, वीडियो में लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? हाँ, अशोक और उनका पुत्र दशरथ आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ी में गुफा बनाते हैं, ताकि वो क्या करेंगे, उनके रहने का स्थान। तो आंसर होगा आजीवकों के रहने के लिए, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत यानी अफगानिस्तान तक फैला था, ये किसके बारे में, किस अभिलेख में मिलता है ये बात? तो ये मिलता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, ये बातें कही गई है। आगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कि मैं मगध का सम्राट अशोक, जनता का नौकर, मतलब जनता का सेवक। इस तरह से ही अशोक बोलते थे आके जनता के सामने कि मैं जनता का सेवक हूँ, इतने बड़े साम्राज्य के शासक होने के बावजूद भी। आंसर होगा भब्रू स्तंभ में। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक किस शिलालेख में करते हैं? कलिंग युद्ध, कौन सा शिलालेख? हाँ, 13वां शिलालेख। चलो अब इसी में से ना, इसको तो हट गया, इसमें तो कलिंग युद्ध है, ठीक है। 3 ऑप्शन में से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस शिलालेख का नाम बताइए जिसमें अशोक ने बलि प्रथा को प्रतिबंध किया, पशु प्रथा बंद, यानी पशु बलि देना था ना, उसको बंद करवाया है। कौन सा शिलालेख था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो देखो यार, ये तो आसान है, इसके दरबार में आया था। कितने वर्षों तक रहा था? तो कुछ बातें कर लेते हैं। 7 सालों तक रहा था। अच्छा, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। और क्या बात है, इन्हें कौन भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर भेजा था, है ना। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पहले से पूछा गया है, तो ये सारी बातें नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आंसर कमेंट में करो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? हाँ, ये अच्छा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को 15 भागों में बांटा था, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज का हमारा यहीं तक का सफर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होगे, और अगर नहीं किए हो तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप एंजॉय करना, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना। बाय।